first of all, how are you doing, sir? Very good. So I would like to know about your views on this show. उम्मीद इंडिया जब मुझे पहली बार अप्रोच किया गया इस शो के लिए तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि मैं एक शो होस्ट करूंगा जिसमें ओलंपिक के एथलीट्स के बारे में मुझे भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से उत्सुक रहता था कि भाई ये एथलीट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे फिटनेस करते हैं, क्या खाते हैं, क्या इनका रूटीन होता है। तो उस सब के बारे में मुझे जानने का बड़ी चिंता रहती थी, तो अब उत्सुकता रहती थी। तब वो मुझे मौका मिला इनके साथ समय बिताने का। तो जो मॉनेटरी पार्ट था उसकी मैंने परवाह नहीं की कि जो मैं शायद स्टार स्पोर्ट्स के लिए चार्ज करता हूँ उससे भी कम पैसे में मैंने चार्ज किया यहाँ पर, क्योंकि बाद में सवाल आता ज़रूर है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो वो करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही पैसे कुछ ही लाखों में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था कि जो एथलीट है जो ओलंपिक में जाते हैं वो कैसे ट्रेन करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल नहीं, 4 साल लगातार मेहनत करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, और एक सेकंड को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें सालों लगते हैं। और हम लोग बड़े आराम से बैठकर कह देते हैं अपने इसी रूम में कि हमारे एथलीट वहाँ पर सिर्फ सेल्फी खिंचाने गए। वो मुझे बहुत हर्ट किया हमारे एथलीट के बारे में जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो शायद वो भी एक कारण था कि मैंने ये उम्मीद इंडिया का शो एक्सेप्ट किया कि शायद इस शो के द्वारा मैं उन लोगों को बताऊं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप बड़े आराम से कह देते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब सहवाग जी आते हैं तो एंटरटेनमेंट तो पिच पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। बहुत ही कैंडिड आंसर्स इनके होते हैं, और जैसा कि इन्होंने पैसे के बारे में कहा, कोई कहता नहीं है पर इन्होंने कह दिया, और जोरदार तालियां उस कैंडिडनेस के लिए। अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि क्या पॉजिटिव चेंज आप फोर्सी करते हैं कि इस शो से क्या चेंज आ पाएगा? आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये शो देखने के बाद जो हमारे पब्लिक है, जो फैंस हैं एथलीट्स के, उनको जानने को मिलेगा कि शो में वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे खिलाड़ी, क्या क्या परेशानियों से गुजरते हैं, क्या क्या अच्छे काम करते हैं, कितनी उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। और शायद इस शो के ज़रिए से हम लोग कुछ फ़ंड भी रेज़ कर सकते हैं अपने एथलीट्स के लिए कि वो फंड्स डायरेक्ट उन एथलीट्स को जाए ताकि उसका फ़ायदा मिले, वो अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सके। एक चीज़ बड़ी नोट की मैंने जब ये एपिसोड शूट कर रहा था, उनकी पर डे की डाइट 600 रुपये है। 600 रुपये, मेरे बच्चे 600 रुपये की शायद चॉकलेट खा जाते हैं। तो बड़ा अजीब लगा मुझे सुनकर कि एक एथलीट जो ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसको एक दिन के लिए 600 रुपये की डाइट मिलती है। तो कुछ एथलीट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं खुद का खाना पीना, कुछ एथलीट हैं जो अपने घर से दूध घी सब ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एथलीट हैं जो उनके लिए कोई और ऑर्गेनाइज करता है, कुछ एथलीट हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो वो वहीं उस 600 रुपये की डाइट को खाते हैं। तो ये सुनकर बड़ा मुझे अजीब लगा कि एक एथलीट ओलंपिक में जा रहा है और उसकी डाइट लिमिटेड है 600 रुपये से, तो बड़ा हर्ट किया। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम नेकी करते हैं तो बताते नहीं है, पर मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके हालात बहुत तंग हैं, तो आपने पर्सनली कुछ एफर्ट्स आई एम श्योर ज़रूर किए होंगे। देखिए, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शायद कुछ उनकी हेल्प कर सके। तो ये शो करने का पर्पस भी यही है कि उनकी जो परेशानी है वो सामने आए, और शायद उससे कि कुछ कॉरपोरेट या हम जैसे लोग आगे आए और उनकी मदद करें, और उनको जो एक फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, अगर वो मिलती है तो फिर शायद ओलंपिक में मेडल लाना मुश्किल काम नहीं है। जो स्पोर्ट्स का सिनारियो था जब आप एक बडिंग क्रिकेटर थे और अभी है, उसमें आप क्या फ़र्क, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट अगर 2017 की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन अगर सिर्फ इन एथलीट्स की बात करें तो जो फैसिलिटीज़ आज भी बाहर के देशों में है ओलंपिक की तैयारी के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में लैकिंग है। तो शायद इस शो के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किन किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जो हमारे एथलीट्स को, कि जैसे 1 या 2 सेकेंड इम्प्रूव करने के लिए लगभग 2 साल या 2.5 साल का समय लगता है इन खिलाड़ियों को। लेकिन अगर वही खिलाड़ी बाहर जाकर अगर ट्रेन करता है तो शायद 8 महीने 1 साल में उन 2 सेकेंड्स को वो इम्प्रूव कर सकता है। ऐसा मुझे जानने को मिला इन शो के द्वारा, इन एथलीट से बात करने के बाद। और उम्मीद है कि शायद उनको भी बाहर भेजने का हमारी सरकार प्रबंध करेगी, और वो जो 2 सेकेंड 5 सेकेंड इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव करके आएंगे। क्योंकि
इम्पॉर्टेंट है कि ओलंपिक में आप 1 सेकंड से पीछे रह जाते हो तो आप मेडल के पीछे हो जाते हो। अगर आपने मेहनत की हो, अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ या अच्छी ट्रेनिंग की हो, तो वो 1 सेकंड आप इम्प्रूव करते हो और आप मेडल लेके आ सकते हो। मैंने पढ़ा कि आपने कहा था कि जो ये स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनकी जो मेहनत होती है हमें तो टीवी पे ही दिखती है जब वो आते हैं, पर प्रतिदिन जो ये मेहनत करते हैं वो हमें नहीं दिखती, और शायद इस शो के जरिए हमें वही पता चलेगा। जी बिल्कुल। मैं लखनऊ में था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वहाँ पर जो इनकी शेड्यूल था साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का, सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे का पहला सेशन था, और 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता था, और फिर हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, और 12 साढ़े 12 बजे वो खुद अपना खाना बनाती थी दोनों, और फिर अपना लंच करती थी और सोती थी, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर वो जिम में होती थी। तो कितना समय वो एक दिन में अपनी मेहनत करती हैं, और फिर खुद खाना बनाना, खुद खाना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये चेंज ज़रूर आना चाहिए इस शो के बाद, कि जो 600 रुपये की डाइट है उसमें ज़रूर बदलाव आना चाहिए। क्रिकेट को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इंडिया में, और इसमें कोई शक नहीं है, और आप एक क्रिकेटर हैं और इसके बावजूद आप इस शो में हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक संदेश दे रहा है, एक संकेत दे रहा है पूरे भारतवासियों को कि हम सब, हमारा सपना एक है, हम एक ही ओर जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक होना चाहिए, बल्कि अलग थलग नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक होना चाहिए। और अब फ़ायदा क्या हुआ अभी इंडिया में कि बहुत सारी लीग स्टार्ट हुई हैं दूसरे स्पोर्ट्स की, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन अब रोल मॉडल बन गए, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा हो, साइना नेहवाल हो, श्रीकांत हो, बैडमिंटन के ये खिलाड़ी, चाहे सुशील कुमार हो, अभिनव बिंद्रा हो, इन्होंने विजेंद्र सिंह हो, इन्होंने मेडल लेकर आए हैं ओलंपिक में, और ये एक रोल मॉडल बने हैं दूसरे स्पोर्ट्स के लिए। उनको देखकर शायद दूसरे बच्चे, यंग बच्चे या बच्चियां अब दूसरे स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं, और शायद आने वाले समय में देखेंगे आप भारत भी काफ़ी मेडल्स लेके आएगा ओलंपिक में। बिल्कुल बिल्कुल लाएगा। और मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, जो स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैंने जो अभी तक 7 एपिसोड किए उसमें एक बात तो ये तय है कि आप बगैर मेहनत के, बगैर डेडिकेशन के किसी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकते। तो जिन भी खिलाड़ियों से मैंने बात की वो यही कहते हैं कि मेरा जुनून है इस खेल के लिए, मुझे इस खेल से प्यार है। जब तक आपको उन यंग बच्चों को उस खेल से प्यार नहीं होगा, उसके खिलाफ जुनून नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे कहीं जा सकेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है। बिल्कुल। और हमने जो है एपिक चैनल का जो प्रोमो है, जो एवी है, वो तो देखा ही, पर एपिक चैनल के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर ये जो नया शो है इसका प्रोमो का वक्त अभी हो चुका है। आसान था क्योंकि पढ़ के बोलना था। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कैंडिड है सहवाग जी, और नेवर फेल्स टू एंटरटेन। और नाउ वी आर ओपन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया पर्संस। नो क्वेश्चंस, थैंक यू। आई एम श्योर काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। सवाल एमडी साहब के लिए था। अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। जी, कहाँ पे हैं आप? आपके राइट। जी, अमित जी, एक्चुअली अभी ये जो वक्त है हमारा मिस्टर सहवाग के लिए क्वेश्चंस के लिए, उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी होगा। एक सवाल जी हाँ एमडी साहब के बाद आ रहे हैं कि जो मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो मतलब रेवेन्यू चर्नर भी है, और मतलब एक बड़ी ऑडियंस के पास पहुंचता है, लेकिन जो एपिक के शोज हैं वो मतलब यूट्यूब पे क्यों नहीं है? मतलब किस स्ट्रैटेजी के तहत उन्हें मतलब यूट्यूब पे नहीं डाला जा रहा उनके एपिसोड्स को? या इफ यू कैन। थैंक यू। एपिक का जो कंटेंट हिस्टोरिकली जो रहा है बहुत प्रीमियम कंटेंट रहा है, और अभी हम जो हमारी जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है उसमें हम एपिक का कंटेंट और रेडिली और इजीली हमारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल हो, उसके लिए हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। और हमारा एपिक ऑन जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत एपिक के सारे जो शोज़ इंक्लूडिंग उम्मीद हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जल्द ही अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आई थिंक उसके बाद वो प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। और वीरेंद्र सर से सवाल ये था कि मतलब जितने भी इंटरव्यूज़ आपने किए हैं एथलीट्स के, तो एक उन सब के जवाबों में सबसे कॉमन चीज़ क्या आई कि सबसे बड़ा रोड़ा मतलब क्या है कि मतलब स्पॉन्सर्स क्यों नहीं इन स्पोर्ट्स के प्रति जो हैं उतने प्रोएक्टिव हैं? देखिए, वो स्पॉन्सर के लिए कभी वरी नहीं करते। उनका वरी एक ही होता है कि एक तो उनकी जो डाइट उसका ख्याल रखा जाए, दूसरा फैसिलिटीज़, जिस प्रकार की उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। जैसा हर एक एथलीट ही कह रहा था कि अगर वो
बाहर जाकर अगर ट्रेनिंग करता है तो उसको इम्प्रूव करने में शायद 6 से 8 महीने लगेंगे, वो उतना ही टाइम अगर वो इंडिया में बिताएगा उसको इम्प्रूव करने में 2 साल लगेंगे। तो ये एक है कि अगर हम लोग बाहर से कोचेज़ या बाहर से ट्रेनर, टेक्नोलॉजी जो करंट यूज़ हो रही है बाहर के देशों में, अगर वो इंडिया में लाते हैं तो शायद हम लोग भी जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में रहकर। वेदर बहुत एक परेशानी होती है क्योंकि हम लोग जून के महीने में ये शूट कर रहे थे, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर था, हर एक जगह एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि एथलीट 4 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर वो गर्मी में करता है तो वो 2 घंटे में ही थक जाता है, लेकिन अगर प्रॉपरली एसी चलते हैं तो शायद वो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर सकता है। लाइट नहीं होती कई जगहों पर, तो उसके लिए जनरेटर बैकअप नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं, जो आपको शो में देखने को मिलेगी। वीरेंद्र सर, ये जितने भी एथलीट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इस बात की भी चिंता रहती है कि हमारे गेम को बढ़ावा नहीं मिलता, ये कहाँ पे लैग कर रहे हैं। फिर एक बार वापस जाना चाहूँगी, इन खेलों के प्रति सरकार की कितनी, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको लेके सीरियस नहीं है। वो सब क्रिकेट में तो जहाँ मैच जीता बधाइयाँ सब कुछ होती है, लेकिन हमारे बाकी ओलंपिक में जितने आपकी लाज बची है बस वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ने बताई हैं, लेकिन इन खेलों को हम कहीं ना कहीं पीछे क्यों छोड़ दे रहे हैं? हम नहीं छोड़ते। कोई भी भारतवासी नहीं चाहेगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन पीछे रहे या कोई भी खेल पीछे रहे, लेकिन जो फंड मिलता है उन फेडरेशन को उनका हक बनता है इन खेलों को वो फंड बराबर एथलीट के पास पहुंचे या बराबर फैसिलिटीज़ में लगे, ताकि ये खिलाड़ी भी अच्छी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपना नाम कमाएं या देश के लिए मेडल लेकर आएँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर स्पोर्ट्स के लिए, हर फेडरेशन को मिलना चाहिए, और फेडरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो फंड खिलाड़ी तक पहुँचे। जैसा मैंने कहा कि 600 रुपये की डाइट को बढ़ाकर शायद 2-3 हज़ार रुपये ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे एथलीट को अच्छी डाइट मिलेगी और उसका फ़ायदा होगा उसको, ताकि वो प्रिपेयर अच्छा कर सके अपने आप को किसी भी चैम्पियनशिप के लिए, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियनशिप हो या फिर ओलंपिक हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो फंड सरकार देती है वो बराबर बंटना चाहिए सब। स्पोर्ट्स एक इकोनॉमी है, सॉफ्ट पावर भी है, और इनका इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो बहुत अच्छे तरीके से किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे मतलब ऐसी कंट्रीज़ हैं। इंडिया को आप उस लिहाज से किस पायदान पर देखते हैं? हमारे यहाँ भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, फंड ज़रूर निकलते हैं, लेकिन एक कहानी जो मुझे सुनने को मिली कि ओलंपिक से 2 महीने पहले 30 लाख का फंड निकलता है खिलाड़ी के लिए कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए। वो 2 महीने में वो खिलाड़ी वो 30 लाख में से केवल 5 लाख इस्तेमाल करता है, और 5 लाख के बाद वो 25 लाख रुपए से वापस जमा कराने पड़ते हैं क्योंकि ओलंपिक ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 25 लाख उसे ओलंपिक के बाद भी दिए जाएँ ताकि वो इसका सही इस्तेमाल कर सके ट्रेनिंग में और अपनी डाइट में, और शायद रिजल्ट ला सके। जी सबसे ज़्यादा 13 स्टोरीज आप लोग ने फॉलो किया है, बट सबसे ज़्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज कौन सी लगी आपको, किसकी रही? आई थिंक सभी काफ़ी इमोशनल। आई थिंक दुत्ती चंद की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अभी तक मैंने 7 शूट किए हैं, 6 अभी हमारे बाकी हैं। उसमें दुत्ती चंद है, दत्तू बोकनल है और अवतार सिंह है। तो ये स्टोरीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी इमोशनल्स हैं, काफ़ी संघर्ष करके लड़ाई करके ये स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। तो जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो काफ़ी इमोशनल हुआ, एक आधे में शायद मेरे आंसू भी निकले होंगे, रोंगटे भी काफ़ी खड़े हुए जब मुझे पता चला कि दत्तू बोकनल 2012 में शायद आर्मी में आए, स्विमिंग आती नहीं थी, डर लगता था पानी से, रोइंग कभी की नहीं थी, और 2016 में उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया ओलंपिक में। तो इससे एक्साइटिंग और अमेजिंग स्टोरी क्या हो सकती है कि 3 साल के अंदर वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं और 13वें स्थान पर आते हैं। अगर उन्हें सही प्रकार से ट्रेनिंग की सुविधा मिलती है आने वाले समय में तो शायद वो मेडल ज़रूर ला सकते हैं। ऐसे ही दुती चंद की कहानी है। तो ये सब मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आप शो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन सभी की कहानियाँ बहुत अमेजिंग हैं। जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, हम क्रिकेटर कहीं उनके आसपास भी नहीं हैं ट्रेनिंग करने का। Veeru Vishwanath, you said you have interacted with 7 sports person already. What were the shortcomings they pointed out? They told you that which they lack actually. They don't have to improve as a sports person. And 2, who do you think should extend this support? The federation or the Olympic Association or the corporate world, or who should actually do this?
I think it's a responsibility of federation, and then it's moral duty of ours that we also help them in whichever way we can. As a media, we should take more interviews of those athletes, and whatever problem they are facing, we have to highlight that problems to the government and to the association or to the federation. So make sure that they will take some action against those people who are not providing the facilities or improving the facilities for athletes. What was the first question, Vishwan? I think I talk about what the facilities they are getting outside India and what facilities they are getting in India. So you will get to know when you watch this show. I think it's important to watch the show rather than I'm telling you what's happening in the show. So you will get to know very soon. So 20th July is not far. Next question. This is Alisha from IBN 7. वीरेंद्र सर, जब आपका कोच के लिए इंटरव्यू हुआ था तो क्या आपको बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच का एक अलग से बताया गया था आपको इसके बारे में? अगर आप उम्मीद इंडिया पे सवाल पूछेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। शायद आप नई हैं, जानती नहीं है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। शुक्रिया। Can we please stick to the topic at hand? Thank you. उम्मीद आप कैसे, मतलब क्या हिसाब से देखते हो उम्मीद का, मतलब क्या एग्जैक्टली आपके हिसाब से पर्सपेक्टिव होप ऑब्वियसली है? बट हम लोग सब लोग कहते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल मिलते नहीं हैं, तो वो एक उम्मीद ही है। और उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं मिलते हैं, शायद इस शो के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब एथलीट जो हैं हमारी उम्मीद हैं आने वाले ओलंपिक के लिए। तो शायद कुछ लोग एशियन चैम्पियनशिप खेलेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलेंगे, वहाँ पर मेडल्स लेंगे और उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उम्मीद हमको हर किसी से रहती है। मुझे अपने बच्चों से उम्मीद है कल को बड़े होंगे, शायद मेरे से भी बड़े क्रिकेटर बनेंगे, या किसी एक्टर को उम्मीद रहती है कि वो उनके बच्चे एक्टिंग में आएंगे और उनसे बड़ा नाम कमाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इन खिलाड़ियों से कि ये शायद ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे हमारे देश के लिए। धीरू जी, ये 13 खिलाड़ियों से कंपैरिजन में आपका स्ट्रगल कितना डिफिकल्ट था? मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं था इनके मुकाबले, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हर कोने पे मौजूद थी। हर कोच कोई ना कोई क्रिकेट की कोचिंग कर रहा था कोने में। हज़ारों एकेडमीज़ हैं दिल्ली में जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सामान मिल जाता है। लेकिन इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो स्ट्रगल है, वो आपको देख के पता चलेगी, जैसा उन्होंने बताया मुझे इंटरव्यू दिए शो में। आई थिंक हम क्रिकेटर्स की कोई स्ट्रगल नहीं होती इनके सामने। एक मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि एपिक चैनल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एपिक चैनल के जो बाकी एपिक शोज़ हैं वो आप फॉलो करते हैं? एक शो है मिड विकेट टेल्स। मैं शायद एपिक चैनल पिछले जब से रिटायर हुआ हूँ तब से फॉलो कर रहा हूँ। स्पेशली महाभारत मेरी बड़ी शौकीन रही है। जब मैं छोटा था तब अपने पूरी फैमिली के साथ देखता था, जब बड़ा हुआ तो डीवीडी लेकर मैचेस के बीच में देखता हूँ, और अब एपिक चैनल पर देखता हूँ। तो मिड विकेट टेल्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने बच्चों के लिए और उनको दिखाता हूँ कि क्रिकेट हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, रणजी ट्रॉफ़ी का नाम कैसे पड़ा, रणजी ट्रॉफ़ी रंजीत सिंह के नाम पर उनका नाम पड़ा रणजी ट्रॉफ़ी। तो वो बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं जो मुझे भी शायद मालूम नहीं थी, लेकिन इस शो के द्वारा मुझे पता चला कि पुराने खिलाड़ियों के नाम, उनके चेहरे, उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या की। तो बड़ा मज़ा आता है वो शोज़ देख कर एपिक चैनल पर। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो स्पोर्ट्समैन है, 13 स्पोर्ट्समैन, इनकी जो मशक्क़त और जद्दोजहद है वो महाभारत के मुकाबले की होगी? बिल्कुल, ये आपको देखकर पता चलेगा और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी जो जितनी वो मेहनत करते हैं, उनके अगर वो इतनी मेहनत बाहर जाकर करे तो शायद बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। और ये शो बहुत ही टू द पॉइंट शो है। आई थिंक 13 भाग हैं इस शो के, तो बहुत लंबा ऐसे नहीं खींचा है और बहुत टू द पॉइंट और एक जेन्युइन इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के लिए, तभी ये शो बनाया गया है। जी बिल्कुल, और मकसद इस शो के बनाने का यही था कि उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, वो क्या करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कितना समय बिताते हैं, कितनी स्ट्रगल होती है, क्या उनको खाने मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है। सबसे बड़ा वो सेक्रीफाइस कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं। कि मैं जब साक्षी मलिक का इंटरव्यू ले रहा था तो उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो लखनऊ में
अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके हस्बैंड दूसरी जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले जब से शादी के बाद से, तो वो जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लिए मेडल लाने के लिए, वो शायद सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है मैं कहूँगा। जी, अब बहुत इंस्पायरिंग था आज का ये इवेंट, और आप सबको पता है कि सारी अच्छी चीज़ों का एक अंत होता है, तो इसका भी एक अंत है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन इवेंट था और हमने बहुत कुछ स्पोर्ट्स के बारे में मिस्टर वीरेंद्र सहवाग से जाना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं भी रखते वो भी इस शो को देखना शुरू करेंगे और जानेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, तो दैट इज़ वन कॉमन थिंग। तो वो भी इस शो को देखेंगे। और डोंट फॉरगेट टू कैच दिस शो ऑन एपिक from 20th July, हर थर्सडे को 8 बजे. So don't forget to watch the show, and this is the end of the event. Can we have the photo ops now?